आराम से टूटते नहीं, और ये तो स्टेबल कंपाउंड्स हैं, ये तो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। क्या ऐसा हो सकता था कि मतलब तीनों नहीं आएंगे, एक आध कोई आ जाए तो अलग बात है। हाइड्रोजन H2O बना रही है, वो H2O2 भी नहीं बनाने वाली ना, बहुत अनस्टेबल होता है। CO क्या CO2 बना सकती है? ऑफ कोर्स बना सकती है। अच्छा, तो कहीं ये वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन तो नहीं? जी हाँ, ये वही है। क्या बनाएगी? वेल वेल वेल, ये बहुत ही प्यार से बना सकती है मीथेन। ना ना ना, it can form carbon dioxide and dihydrogen. C is the answer. Yes, C is the answer. आप इसमें एक बात देखें, क्या अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, मैं बहुत तगड़ी अप्रोच दिखा रहा हूं आपको। इनॉग्रेटिंग में कई बार बच्चों को टेंशन होती है ना, अब मैं कहता हूं मान लो थोड़े बहुत कॉमन सेंस लॉजिक्स ले लीजिए आप, मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आता तो भी आप इसको कर लेंगे। कैसे? इसको एलिमिनेशन से कर सकते थे। कैसे? आपके पास है CO रिएक्ट्स विथ H2O टू फॉर्म, अब प्रोडक्ट पूछा है, रिएक्शन हो रहा है ये गिवन है, और प्रोडक्ट पूछा है, और एक ऑप्शन में दिया है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अरे ये तो रिएक्टेंट है यार, तो ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा, नॉनसेंस बात है। ठीक है, फिर कहते हैं कि साहब मीथेन मिलेगी। अब मीथेन मिल कैसे सकती है, जरा सोच के देखो कैसे मिल सकती है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाती तो मीथेन मिलती। ये दोनों पहले ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए थे, इसका मतलब जरूर इन्होंने ऑक्सीजन को त्यागा होगा। और अगर ये रिएक्शन संभव हो जाए कि CO और पानी के मिलने से मीथेन बन जाए, यदि ये संभव हो तो साथ में क्या बनेगी? ऑक्सीजन बनेगी ना। हाइड्रोकार्बन है, जैसे रसोई गैस में मीथेन नहीं होती, ठीक है, ब्यूटेन वगैरह होती है, CNG है जिसमें मीथेन होती है। आप रोज उसको जलाते हैं खूब सारे वाहनों में, ऑक्सीजन की मदद से जलाते हैं, वाहन चलाते हैं, सारे हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल उठते हैं। और 500 डिग्री सेल्सियस आप रख रहे हो बाबू, इसको जलने से रोकेगा कौन? ये तो वापस रिएक्ट करके भस्म हो जाएगी, CO2 H2O या COH2 कुछ ऐसा चीज बनाना चाहेगी। ये तो गलत बात है। तो मीथेन के साथ ऑक्सीजन भी बनेगी, और ये तो ऐसा हुआ जैसे आप कहें कि धुआं आया और उसमें कुछ चमत्कार हुआ, रिएक्शन उलट गया और धुएं और पानी से अपने आप मोमबत्ती बन गई। ना 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 ना, ऐसे नहीं होता। मोमबत्ती जलती है तो धुआं निकलता है, वाटर वेपर बनती है, पर धुआं और वाटर वेपर से मोमबत्ती कभी अपने आप नहीं बनती। नॉनसेंस आइडिया है, सॉरी, मीथेन इज अ टोटली फॉल्स आइडिया, असंभव आइडिया है ये। आप 5 सेकंड भी मनन करेंगे, ये आइडिया आने की देर थी, शायद आपको आइडिया पहले से न हो, अगर अब आ गया आप चेक कर सकते हैं बड़े आराम से। ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, अब ओनली शब्द से फर्जीवाड़ा तुरंत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या? CO2 है, और आपके पास CO है और हाइड्रोजन है। अरे मालिक, तो हाइड्रोजन कहां गायब हो जाएगी? कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मर गया है, हाइड्रोजन के एटम शून्य में विलीन हो जाएंगे, वैक्यूम में वैनिश हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है, बकवास। तो ये ओनली कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं मिल सकती, रिएक्टेंट है नहीं। A, B और D कॉमन सेंस से आप कह सकते हैं, केमिकल कॉमन सेंस से नॉनसेंस ऑप्शन हैं। हारे को हरिनाम, एक ही ऑप्शन बचती है, कौन सी? C. Can you see that that is the correct answer? Yes. And fascinating way to analyze and mark a question in inorganic chemistry. Right? Right. चलिए इसी बात पे और देखते हैं। The property of hydrogen which distinguishes it from alkali metals is, कहने को खानदान एक जैसा है हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स का, पर जमीन आसमान का अंतर है। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, अल्कली मेटल्स के जैसे नाम में ही स्पष्ट है, बेशरम मेटल्स हैं। अच्छा, तो क्या होगा? क्या हाइड्रोजन और उसमें क्या फर्क है? इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, वो दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, हाइड्रोजन बनाती है H+, तो अल्कली मेटल्स बनाते हैं Li+, Na+। तो एक जैसी बात होगी, अलग क्या हुआ? इट्स एफिनिटी फॉर नॉन मेटल, वो नॉन मेटल्स के साथ जुड़ जाती है, जैसे हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ जुड़ती है तो बनाती है HF, ऐसे ही लिथियम भी फ्लोरीन के साथ जुड़ता है तो बनाता है LiF। ये भी एक जैसा ही है, इसमें फर्क है, डिस्टिंग्विशेस, फर्क क्या है? ये फर्क नहीं है, ये तो सिमिलैरिटी है बाबू। इट्स रिड्यूसिंग कैरेक्टर, हाइड्रोजन खुद होती है ऑक्सीडाइज और खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन खिलाकर दूसरों को कर देती है रिड्यूस। अल्कली मेटल्स खुद होते हैं ऑक्सीडाइज
और बहुत ही खुशी खुशी दूसरों को इलेक्ट्रॉन खिलाकर कर देते हैं रिड्यूस। दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जी हां, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो ये भी सिमिलैरिटी है, डिस्टिंक्शन नहीं है। ये प्रॉपर्टीज दोनों में होती है, हाइड्रोजन में भी और अल्कली मेटल्स में भी। इट्स नॉन मेटालिक कैरेक्टर, हाँ जी, ये तो है। अल्कली मेटल के नाम में ही मेटल है, तो बेशरम मेटल तो है ही, और हाइड्रोजन मेटल नहीं है। नॉन मेटलिक कैरेक्टर सही ऑप्शन है, बिल्कुल ये सही ऑप्शन है, सत्य है। सत्य 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 त्रिवार सत्य है, डी इज द आंसर। आप देखेंगे आपको इनऑर्गेनिक में मजा आने लगेगा। ये ऑप्शंस ऐसी हैं, बहुत ज्ञान नहीं चाहिए आपको, पहले से नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ा है, बहुत मोटी मोटी कॉमन सेंस भी है कि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन होता है, एच फॉर हाइड्रोजन, सी फॉर कार्बन होता है, हो जाता है इतने में। अब जैसे एक पिछली बार एक प्रॉपर्टी है कि मेटल्स एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, तो वो 3 ऑप्शन मैंने डिस्कस करी थी लास्ट क्वेश्चन में, तो उसके बहाने ये भी आ गया था कि भाई मेटल्स की, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन खिलाते हैं दूसरों को, खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरों को रिड्यूस करते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। अगर आपको पहले से नहीं आती तो याद कर लीजिए, एक 10 सेकंड की प्रॉपर्टी है, तुरंत आ जाती है, नॉट अ बिग डील, राइट। इसी बात पे गौर हो जाए, बिल्कुल। विच इज द पुअरेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द गिवन ऑप्शंस? सबसे सड़ियल कौन? नेसेंट हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन, ऑल हैव सेम रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। क्या आपको पता है कि ये सेम है? नेसेंट हाइड्रोजन है H, एटॉमिक हाइड्रोजन है H, तो दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो या तो दोनों आंसर होंगे या कोई नहीं होगा, हाँ जी, और ये तो सिंगल करेक्ट है, तो फिर दोनों ही नहीं होंगे, क्योंकि अगर ए आंसर होता तो बी अवश्य होता, दोनों ही नहीं होंगे तो कुछ नहीं है, सी इज द आंसर। यस, सी इज द आंसर, इट इज डाइहाइड्रोजन, इंडीड इट इज डाइहाइड्रोजन। एक जैसी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है, ना 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 ना, हाइड्रोजन में दम नहीं है इतना। क्यों? एच बॉन्ड बनने से थोड़ा सा शांति हो जाती है, कलेजे में ठंडक हो जाती है। अगर अकेली हाइड्रोजन है, बहुत रिएक्टिव, पागलों की तरह इधर उधर इधर नाच रही है, तो वो ज्यादा शक्तिशाली रिड्यूसिंग एजेंट है। जो भी एजेंट है वो शक्तिशाली है, क्यों? उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। नेसेंट एटम्स एटॉमिक फॉर्म में अगर हैं, या जैसे एटॉमिक हाइड्रोजन है, एटॉमिक ऑक्सीजन है, एटॉमिक नाइट्रोजन है, भयंकर रूप से रिएक्ट करते हैं, पर जब ये अपने स्टेबल मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी सब्सटेंशियली घट जाती है। सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही नहीं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, सबके लिए ये सच है। अब ये बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन। हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन्स यील्ड्स, ये क्या है? ओलिफिन किसे कहते हैं? अल्कीन्स को कहते हैं। अच्छा, हाइड्रोफॉर्माइलेशन, हाइड्रो म्हणजे हाइड्रोजन, फॉर्माइल मतलब CHO ग्रुप, तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ HCHO। अल्कीन में एक तरफ जुड़ता है H, यह अल्कीन, इसमें आप देखें, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें एक तरफ जुड़ता है H और दूसरी तरफ जुड़ जाता है CHO। उत्तरी, ऐसा, जी हां, यह रिएक्शन है हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन। क्या मिलेगा इससे? एल्डिहाइड मिल जाएगा, ऑफ कोर्स एल्डिहाइड मिल जाएगा। एल्डिहाइड्स व्हिच फर्दर अंडरगो रिडक्शन टू गिव अल्कोहल्स, एल्डिहाइड मिलते हैं, आगे क्यों रिड्यूस होंगे? किसी और रिएजेंट से रिड्यूस करो तो अलग बात है, पर यहां पर हाइड्रोफॉर्माइलेशन जितना जी चाहे करा लो, एल्डिहाइड ही मिलेगा, इसके बाद कुछ नहीं मिलना, और फर्दर रिडक्शन अपने आप नहीं होगा। फिर क्या है? कीटोन्स विच कीटोन फिटोन नहीं मिलते, नहीं। फिर कीटोन विच डू नॉट, नॉनसेंस, नन ऑफ अबव। एल्डिहाइड्स को किसी और रिएजेंट से अगर आप रिड्यूस करें तो वो अल्कोहल्स अवश्य दे सकते हैं। हाइड्रोफॉर्माइलेशन में आगे कोई रिडक्शन नहीं होता, ये बात जरूर भूलनी नहीं चाहिए। बाकी तो ये बढ़िया है, ठीक है। विच कैन फर्दर अंडरगो रिडक्शन टू गिव अल्कोहल्स, क्या वो कर सकते हैं? हाँ, किसी दूसरे रिएक्शन में कर सकते हैं। ए अपीयर्स टू बी बेटर आंसर देन नन ऑफ दीज एनीवेज, आई विल गो फॉर ए, राइट, ठीक है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ओ माय गॉड, भी क्या है? ये 0 केल्विन टेम्परेचर है। अच्छा, एट एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? एक्चुअली क्यों नो, एक कॉन्सेप्ट होता है ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन का। मुझे कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है, क्यों? इसमें 2-3 चैप्टर्स के, एटॉमिक स्ट्रक्चर के, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, सबके कॉन्सेप्ट्स एक साथ लग जाते हैं। और किस चैप्टर में आता है ये? चैप्टर आता है इनऑर्गेनिक में है,
है ना। तो बहुत एक एक लाइन के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, पर अच्छा अच्छा क्वेश्चन क्या है, मुझसे सुनिए पहले तो। क्या आपने कभी सुना है कि हाइड्रोजन दो रूपों में होती है, ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन? ये क्या होता है, सुनिए। हाइड्रोजन का एटम बहुत सिंपल होता है, उसमें एक न्यूक्लियस है, हाँ है, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बिल्कुल ऐसा ही है। और न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, बिल्कुल, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड में एक ही इलेक्ट्रॉन है। बहुत अच्छी बात है। जब बहुत भीड़भाड़ नहीं होती है ना, आपको ये भी समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन तो नाचते हैं, स्पिन करते हैं, न्यूक्लियस भी स्पिन करता है, कर सकता है। और अगर न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन हो, फिर तो उसकी मनचाही स्पिन जैसी हो। तो आप देखिए, अगर जो न्यूक्लियस की स्पिन है, वो दोनों स्पिन्स अगर एक ही दिशा में हो, क्या आपको पता है कि अगर चार्ज्ड पार्टिकल स्पिन करेंगे, मूव करेंगे, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। हाँ जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में हमेशा था, है और रहेगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर सेम दिशाओं में स्पिन कर रहे हैं, तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हो रही है, वो रिपेल करेगी। दे हैव रिपेलिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन तो था, वो है ही, और प्लस और माइनस चार्ज का जो अट्रैक्शन था वो भी है ही। पर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस, इनकी मैग्नेटिक फील्ड रिपेल कर रही है, और ये एच एच बॉन्ड को थोड़ा सा वीक कर देगी, और ये चीज कहलाती है ऑर्थो हाइड्रोजन। अच्छा, और इसी के स्थान पर बाकी सब कुछ एक जैसा है। न्यूक्लियस आज भी एक दूसरे का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कर रहे हैं, पर अगर उनकी स्पिन्स ऑपोजिट दिशाओं में हो जाए, तो कम से कम मैग्नेटिक फील्ड की तो इज्जत होगी। मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी, कम से कम वो तो अट्रैक्ट कर लेगी। और ये कहलाती है पैरा हाइड्रोजन, और इसमें स्लाइटली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, और ये मोर स्टेबल है, और ये लेस स्टेबल है क्योंकि रिपल्शन हो रहे हैं। दूसरी मोर स्टेबल है क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है। अच्छा, ये डेफिनेशन है ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन की। ये बात समझ में आई? हाँ जी। क्यों हो रही है? न्यूक्लियर स्पिन्स वगैरह, यहां पे थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर की फील आती है। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन ठीक है। अब एक मजे की बात बताता हूं आपको, या बल्कि आपसे पूछता हूं, अगर ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन में इक्विलिब्रियम हो, मतलब ऑर्थो वाले पलट के पैरा बन जाए, पैरा वाले पलट के ऑर्थो बन जाए, अगर ऐसा हो, तो आप मुझे बताइए कि किस तरफ हीट एब्जॉर्ब होगी और किस तरफ हीट रिलीज होगी। थर्मो में हमने पढ़ा है कि लेस स्टेबल की एनर्जी ज्यादा होती है, और मोर स्टेबल की एनर्जी कम होती है। अच्छा, तो अगर आप लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बना रहे हैं, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। एंथैल्पी एनर्जी कम हो जाती है, तो रिएक्शन कैसा हो जाता है? एक्सोथर्मिक। तो अगर ऑर्थो से पैरा हाइड्रोजन की ओर आएंगे बच्चों, तो हीट रिलीज होनी चाहिए। जी हां, तब हीट रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि स्टेबल हो गया, तो एक्स्ट्रा एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल गई। अब ये कॉन्सेप्ट यहां लगा थर्मोकेमिस्ट्री का, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा? जब आप हीट को हटा लें। जब आप हीट को हटा लें, कब हटाएंगे? जब आप ठंडा करेंगे। ठंडा करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगा, गर्म करेंगे तो हीट देंगे तो बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लग गया, लीशेटलियस प्रिंसिपल। अब तो कोई इतनी एक नन्ही सी जान, एक प्यारा मासूम क्वेश्चन, उसी में हमने एटॉमिक लगाया, उसी में हमने थर्मो लगाई, उसी में हमने इक्विलिब्रियम लगा लिया। पर अगर आपने किया है एक एक सेंटेंस, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये आप लॉजिकली डिड्यूस कर सकते थे, ठीक है ना। सुंदर प्रश्न है, इसलिए देखिए। अब आप देखिए, अब एक बार, अब इस क्वेश्चन पर आइए। एब्सोल्यूट जीरो, मतलब जितना ठंडा कर सकते हो, ठंडे से ठंडा वो 0 केल्विन है, इससे नीचे नहीं गिर सकते तुम। अगर ऐसा हो जाए, तो हाइड्रोजन किस रूप में रहना पसंद करेगी? ऑर्थो हाइड्रोजन या पैरा हाइड्रोजन? 0 केल्विन मोस्ट स्टेबल थर्मोडायनेमिक फॉर्म प्रमोट करेगा। और मोस्ट स्टेबल थर्मोडायनेमिक फॉर्म क्या है? अब
पहले से नहीं भी पढ़ा था तो बच्चों अब सोचकर मुझे बता, मैंने सब कुछ बता दिया है तुम्हें, अब तुम खुद बताओ क्या होगा। जी हां, ओनली पैरा हाइड्रोजन एक्सिस्ट्स। मोर स्टेबल, 100% उसमें मोस्ट स्टेबल पैरा फॉर्म ही रहेगी, क्योंकि मोस्ट स्टेबल हो जाती है चीजें 0 केल्विन पर, राइट। 0 एंट्रोपी, पैरा हाइड्रोजन, प्योर, एब्सोल्यूट, डन डन, वेल डन। ए इज द आंसर, बिल्कुल ए इज द आंसर। Which one of the following is most covalent in nature amongst lithium halides? बहुत आसान है। मोस्ट कोवलेंट फायंस रूल्स। चार रूल्स बड़े सिंपल सिंपल। दो में है कैटायन। कैटायन में चार्ज होगा ज्यादा तो कोवलेंट नेचर होगा ज्यादा, और साइज होगा छोटा तो कोवलेंट नेचर होगा ज्यादा। अब यहां तो कैटायन लिथियम 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 ली है, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। दो रूल एनायन के हैं। एनायन में चार्ज होगा ज्यादा तो कोवलेंट नेचर होगा ज्यादा। अब यहां F- Cl- Br- और I- चारों में चार्ज तो -1 ही है। और फिर है साइज, कि साइज होगा ज्यादा तो ज्यादा होगा पोलराइजेबल, न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और कैटायन मजे से घसीट लेगा अपनी ओर, पोलराइज कर देगा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ओ माय गॉड, तो मोस्ट कोवलेंट कौन है? सही पहचाना आपने, डी इज द आंसर। यस, डी इज द आंसर। मोस्ट कोवलेंट है लिथियम हैलाइड में लिथियम आयोडाइड। Which gas will be released? Oh my God, when lithium nitride is treated with water. पहले तो फॉर्मूला पता हो, नाइट्राइड होता क्या है? नाइट्राइड होता है नाइट्रोजन पर -3, टैंग टैंग, Li3n ऐसे लिख देते हैं लोग। पानी डालने पर होता क्या है? जो तगड़ा बेस है जिसपे माइनस चार्ज है, वो पानी से H+ नोच लेते हैं। अच्छा, तो नाइट्राइड आयन कितने H+ नोच लेगा? जितना चार्ज है। कितना चार्ज है रे? -3, तो 3 H+ खाएगा, 3 पानी लाएगा, तो 3 टाइम्स लिथियम हाइड्रोक्साइड बच जाएगा, और आपको बन जाएगी अमोनिया। जी हां, अमोनिया बन जाएगी। अच्छी बात है। और ऐसे ही अगर इमाइड हो या अमाइड हो तो ये क्या करेंगे? ये भी ऐसा ही करेंगे। -2 चार्ज है तो 2 पानी, -1 चार्ज है तो 1 पानी। तब तक H+ नोचते रहेंगे पानी से जब तक खुद अमोनिया न बन जाए। ये सब बेशरम अमोनिया बनाएंगे। जी हाँ, ये सारे के सारे, और बेशरम क्योंकि अच्छे बेचारे प्यारे प्यारे आयन हैं, ये सब अमोनिया बनाएंगे और पानी से H+ नोच लेंगे तो रोता पीटता छोड़ जाएंगे OH- को, अमोनिया निकलेगी इस तरह। बी आंसर है, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और रिएक्शन भी अच्छा है। देखिए इसे। और जब ये बता रहा हूं तो एक छोटी सी चीज और बता दूं, नाइट्राइड देता है NH3, तो फॉस्फाइड इसी तर्ज पर बच्चों क्या देगा? वो भी 3 पानी से रिएक्ट करेगा और दे देगा फॉस्फीन। ये रिएक्शन बड़ा आता है एग्जाम में, बड़ा पसंद होता है लोगों को। अब कोई भी कैटायन ले आते हैं, कभी मैग्नीशियम, कभी कैल्शियम, अक्सर कैल्शियम लाते हैं, कभी एल्यूमिनियम भी ले आते हैं, हर एक से फॉस्फीन निकलती है। या जी हाँ, PH3 फॉस्फीन निकलती है, जहरीली बदबूदार फॉस्फीन। Which of the following statements is not true about the dilute solutions of alkali metals in liquid ammonia? पानी जैसे ही होती है लिक्विड अमोनिया। पानी है H2O, अमोनिया है NH3, और अमोनिया वैसे तो गैस होती है रूम टेम्परेचर पर। अगर आप -33 डिग्री सेल्सियस या उससे और कम कर दें टेम्परेचर, तो अमोनिया लिक्विड बन जाती है। ट्रांसपेरेंट कलरलेस लिक्विड होती है, पानी से मिलती जुलती। पानी जैसी तो नहीं होती, आप पानी पीते हैं अमोनिया नहीं पी सकते, मिलते जुलते स्ट्रक्चर मिलता जुलता होता है। ध्यान रखिएगा, लिक्विड अमोनिया लिकर अमोनिया नहीं है। लिकर अमोनिया पानी में घुली हुई अमोनिया को कहते हैं। सॉरी, ये लिकर अमोनिया नहीं है, ये सिर्फ पूरी गैस थी अमोनिया। पानी की एक बूंद नहीं है इसमें, एक मॉलिक्यूल नहीं है। आपने इसे कंडेंस कर दिया ठंडा करके, तो लिक्विड अमोनिया बन गई। आमतौर पर मेटल्स पोलर या नॉन पोलर किसी किस्म के लिक्विड में नहीं घुलते,
मेटल्स मेटालिक लिक्विड जैसे मरकरी में घुलते हैं, ये उनकी फितरत होती है। पर बहुत अद्भुत चीज है, ये जो अल्कली मेटल्स होते हैं और कभी कभी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है बेशरम, ये लिक्विड अमोनिया में घुल जाते हैं। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, अगर आप इनका एक टुकड़ा डालें आप पाएंगे घुल जाते हैं। अच्छा, और क्या होता है, कैसे घुलते हैं? ये आयनाइज हो जाते हैं। मेटल्स जो है बनाते हैं M++ इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन है बड़ा बड़ा दिव्य इलेक्ट्रॉन होता है, ये हम इसे कहते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। कैसे? ये जो है इस तरह से अमोनिया का एक ऑक्टाहेड्रल केज बन जाता है, Δ+ वाली हाइड्रोजनों से घिर के। ऐसे देखिए, ऐसे घिर जाते हैं, और इनको हम कहते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। क्या बन जाते हैं भाई? ये बन जाते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो अमोनियाज के केज में बंद हो जाते हैं। अच्छा, मेटल्स भी सॉल्वेट हो जाते हैं तो बड़ी बात नहीं, मेटल तो हर घड़ी सॉल्वेट होते रहते हैं, इनमें कोई ज्यादा खास बात नहीं है, पर हो जाते हैं। और ये जो केज बनता है, क्योंकि इसमें मुफ्त के इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स बड़े मजे से टक 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 कूद के चलते हैं, तो एक तो ये सॉल्यूशन जो है ये बहुत तगड़ा कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। इट बिकम्स अ वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, सबसे शक्तिशाली रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। वो जिसके पास चले जाए वही रिड्यूस हो जाए, है ना? और वो ऐसे लावारिस घूम रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन जो है ये बड़ा शक्तिशाली रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मस्त रिडक्शन करता है। ठीक है, खाली केज में इलेक्ट्रॉन कूद रहे हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके चलते ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है। और यही नहीं, कलर आ जाता है इसमें, गहरा नीला रंग ऐसा आ जाता है। नीला ही क्यों आया, हरा क्यों ना आया, बदतमीजी ना करी जाए, कलर प्रेडिक्ट नहीं होता। हम ये बोल देते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर आएगा, पर कौन सा आएगा ये रट कर ही पता लगता है। तो आर दे डीप ब्लू कलर सॉल्यूशंस? यस। दे आर हाईली कंडक्टिव इन नेचर? यस, दे हाईली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दे आर डायमैग्नेटिक? नहीं, ये झूठ है। और अमोनिएटेड कटायन एंड सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म्ड? ये भी सच है। 3 का नॉट ट्रू पूछा है बाबू, नॉट ट्रू पूछा है। तो बस जो झूठ है उसी को चुन लीजिए। सी झूठ था, हमने उसको चुन लिया, वो जवाब है। और इस क्वेश्चन के बहाने मैंने आपको ढेर सारी प्रॉपर्टीज भी बता दी इसकी, अल्किली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया की। राइट, पहले से आता था, बहुत अच्छा नहीं आता था, अब सुन लिए। और ये तो पहले बोलते हम सुनते, कितनी बार बोलूंगा, सुन तो ना, सुनो सुनो ध्यान से सुनो। पहले मैं ये मानते हुए पढ़ा रहा हूं कि आपको पुरानी चीजें कम याद हैं, तो आपको फिर से सब जो काम कीजिए सब बता देता हूं ताकि आपको अभी याद आ जाए। नहीं याद हो तो आप कर लीजिए। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्कली इन लिक्विड अमोनिया। फिर से वही कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, आइए देखिए। एक चीज और, हमने कहा था डायमैग्नेटिक होते हैं। क्या हमेशा डायमैग्नेटिक रहते हैं? नहीं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं। अगर आप उसमें अल्कली मेटल एक्स्ट्रा घोलते जाएं घोलते जाएं घोलते हैं, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन के केजेस होते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और 6 अमोनिया से घिरा हुआ है, उसी में एक और इलेक्ट्रॉन चला जाता है, वो पेयर हो जाते हैं। कितनी बेशर्मी की बात है। जी हाँ, वो पेयर हो जाते हैं, अब वो डायमैग्नेटिक हो जाते हैं, और एक अलग से लेयर प्रेसिपिटेट हो जाती है कॉपर कलर की। अच्छा, अब ये डीप ब्लू कलर नहीं, कॉपर कलर हो जाते हैं, और एक लेयर सेपरेट हो जाती है। ठीक है, फाइन। ऑन कॉन्सेंट्रेटिंग द सॉल्यूशन इट गिव्स कॉपर ब्रॉन्ज कलर। ठीक है, सच है। इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। फिर हाँ ठीक है, क्यों? इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए तो उनको मजा आने लगता है, इतने मजे से आप कूद फांद नहीं करते। इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म्स मेटल आयन क्लस्टर्स। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो मेटल के आयंस क्लस्टर्स बना लेंगे। वेल, कैटायंस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। व्हाई द हेल वुड दे लाइक टू फॉर्म क्लस्टर्स? डजंट मेक मच ऑफ अ सेंस, है ना? एंड नन ऑफ द अबव। वेल, नन ऑफ, अगर ये तीनों फॉल्स हैं, वैसे तो नन ऑफ द अबव जो है वो एक लॉजिकली थोड़ा सा गलत सी ऑप्शन आ जाती है यहां पर, बट खैर जो भी है ना। तो आप ये देखें
कि ये जो मेटल आयन क्लस्टर्स की जो बात है, जिसको लेकर भ्रम रहता है कई बार कि तो सेम चार्ज है तो कैसे आएंगे, तो आप देखें कैटायन है, ये सराउंडेड है किसके द्वारा, NH3 के द्वारा। अब यहां पर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस अच्छी बात है ना, लेकिन देन यू वुड सी कि इलेक्ट्रॉन्स का, मेटल आपने ज्यादा डाला तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है वैसे वैसे ये भी संभव है कि कुछ ऐसे मेटल एटम्स जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं और कुछ ऐसे मेटल एटम्स जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए हैं वो साथ साथ आ जाएं और एक ऐसा ग्रुप बना लें, एक ऐसा क्लस्टर बना लें जिसमें मान लो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और 6 मेटल एटम हैं, उनमें शेयर हो जाएं। चलता है, दे डोंट माइंड इट मच, है ना। इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत तो डिलोकलाइज हो गए, एक छोटा सा जोन बन गया जो अपने आप में मेटल जैसा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक एटम पर न होकर थोड़े से बड़े वॉल्यूम पर डिलोकलाइज्ड हैं। इस तरह के क्लस्टर्स बन सकते हैं। आई एम सॉरी टू से, पर हाँ बन जाते हैं। ठीक है, सी इज फाइन। तो ये नन ऑफ अबव, एक्चुअली नन ऑफ अबव इज फॉल्स। हाँ, ये बात तो सही है, तीनों ऊपर के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इट इज ऑल्सो फाइन। तो ये आंसर नहीं है, ठीक है। तो इसमें वैसे तो लोग आंसर डी टिक कर देंगे, पर अगर थोड़े से मैथमेटिकल हैं आप तो आप कहेंगे कि लॉजिक वाइज अच्छा नहीं है। क्यों? इनकरेक्ट चुनना था। तो नन ऑफ अबव इज फॉल्स, ये भी तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसको कैसे चुन रहे हो? बट लोग मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही है, जो भी है। Which of the following is true for potassium sesquioxide? अब ये क्या है? सेस्क्विऑक्साइड, सेस्क्वी का मतलब होता है 1.5। ये K2O3 की बात कर रहे हैं। पोटेशियम कैटायन है और O3 2- एक किस्म का एनायन है, ठीक है। A, it is obtained when oxygen is passed through liquid ammonia containing potassium। अच्छा, लिक्विड अमोनिया से हम ऑक्सीजन पास करेंगे। एक्चुअली क्या, पहले तो अभी तो हमने पढ़े थे सॉल्यूशंस लिक्विड अमोनिया, बिल्कुल। उनकी एक खास बात बताता हूं। आपने जैसे मान लो पोटेशियम का सॉल्यूशन बनाया, आप उसमें काम करो, आप पहले ऑक्सीजन पास करो। तो जैसे जैसे आप ऑक्सीजन पास करते जाओगे ना, आपको अलग अलग टाइम पास ये मिलती जाएंगी। जैसे जैसे पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सिस्क्विऑक्साइड अलग अलग टाइम पे मिल जाते हैं। अच्छा, तो ये क्या है? ये फॉर्मूला तो गलत है, लेकिन ये बात तो सही है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग पोटेशियम एंड एक्सेस ऑक्सीजन। नहीं नहीं नहीं, ये तो K+O2 से मिलेगा, KO2। सिस्क्विक ऑक्साइड बहुत अनस्टेबल सा लाल रंग का कंपाउंड होता है, बड़े नखरे से मिलता है, ए से मिलता है, न बी है न सी। ए इज द आंसर, यस, ए इज द आंसर। थोड़ा फैक्ट बेस्ड था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। ये अच्छा है। देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl will form dash at cathode। पानी है, हाँ। कैथोड एनोड क्या करेंगे? एनोड पे तो क्लोराइड आयन है, वो देते हैं क्लोरीन। और कैथोड पे सोडियम का रिडक्शन नहीं होता, सोडियम के स्थान पर पानी का रिडक्शन हो जाता है, तो उससे मिलते हैं OH- और निकल जाती है हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन गैस, जी हाँ। सोडियम मेटल शटल नहीं, और पानी तो रिएक्ट कर जाता है। OH- और हाइड्रोजन गैस, ये दोनों चीजें बनती हैं कैथोड पर। अच्छी बात है। What are the raw materials used in Solvay's process for preparation of sodium carbonate? ये बड़ी काम की चीज है। मैं आपको पूरी Solvay's प्रोसेस फिर से बता देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत आती है। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करने के काम में आती है Solvay's प्रोसेस। अच्छा, रॉ मटेरियल क्या चाहिए होते हैं? सबसे पहले आपको चाहिए होता है प्रकृति में नमक, कोयला और कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, ऐसा है, जी हाँ। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करते हैं? CaCO3 को आप कोयले जलाकर गर्म करिए, उससे क्या मिलता है? उससे आपको मिलती है CO2 और मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। यहां पे कोल्ड वाटर में आप सैचुरेट कर लें नमक को, ठीक है। उसमें ढेर सारी अमोनिया घोल लें और उसी में ढेर सारी CO2 भी घोल लें। सैचुरेट विथ रिस्पेक्ट टू अमोनिया एंड CO2। अच्छा, तो इससे क्या होता है?
अमोनिया एक वीक बेस है, वो CO2 से रिएक्ट करती है और बनाती है अमोनियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, और क्या आपको पता है कि यही अमोनियम बाइकार्बोनेट जब नमक के कांटेक्ट में आता है तो बना लेता है सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट और NH4Cl। अच्छा, ऐसे? जी हाँ, ऐसे। तो आप भी देखें, इतना सरल है। आपको यहां से एक प्रोडक्ट मिल गया, कौन सा? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो क्या पानी में सॉल्युबल नहीं होता? अमूमन हम कहते हैं कि कोई चीज 5-6 ग्राम पर लीटर भी पानी में घुल जाती है तो सॉल्युबल है। सोडियम बाइकार्बोनेट 7-8 ग्राम 9 ग्राम घुल जाता है पर लीटर पानी में, तो उस सेंस में तो इसको सॉल्युबल बोल देते हैं। लेकिन जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स यहां लिए हैं मालिक आपने, अमोनिया है, नमक है, ये तो 150, 200, 250 ग्राम पर लीटर घुल जाते हैं, बहुत हाई सॉल्युबिलिटी है इसकी। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जिस तरह से बनता है ना, वो बहुत सारा बनता है, और उसमें से मान लो 8-9 ग्राम पर लीटर घुल भी गया तो बाकी सारा अब नहीं घुल सकता पर लीटर, तो वो क्रिस्टलाइज होकर बाहर आ जाता है और वो एक प्रोडक्ट बन जाता है। लोग बड़े खुश होते हैं, अपने आप ही प्रोडक्ट बन गया, अमोनियम क्लोराइड आ गया बाहर। ठीक है, इसका क्या किया जाए? और तब एकदम से लोगों को याद आता है कैल्शियम ऑक्साइड तो है ही, थोड़ा पानी डाल दो तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इससे पानी थोड़ा गरम गरम भी बनता है। क्यों? कैल्शियम ऑक्साइड का पानी में घुलना एक बड़ी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप मिक्स कीजिए अमोनियम क्लोराइड के साथ। ओ माय गॉड, इससे क्या होगा? इससे रिएक्शन होगा। क्या मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड है आपके पास और आप इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालिए, थोड़ा सा गर्म कर दे तो और भी मजा आएगा आपको CaCl2 मिल जाएगा, ऑफ कोर्स पानी मिलेगा और मिलेगी ढेर सारी अमोनिया। और ये जो अमोनिया है इसको यहां से निकालिए, टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग, और यहां वापस डाल दीजिए। अच्छा, रिसाइकिल करा दिया? जी हाँ, रिसाइकिल करा दिया। अच्छी बात है, बड़ा मजेदार है, बहुत मजेदार काम है। आप ये देखें कि आपके पास इसमें जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में CaCl2 मिल जाता है। बाय प्रोडक्ट क्या है? एक्चुअली प्रोडक्ट तो दोनों ही है, कैल्शियम क्लोराइड भी है और सोडियम बाइकार्बोनेट भी है। जो बिक जाता है उसको मेन प्रोडक्ट बोल देते हैं, जो कम बिकता है उसको बाय प्रोडक्ट बोल देते हैं। और कैल्शियम क्लोराइड की तो इतनी कम डिमांड है कि इसको स्टोर करके रखना महंगा पड़ता है, तो कई बार तो इसे वापस समंदर में डाल देते हैं कि भैया तू ले जा जा। ये सॉल्वेज प्रोसेस है, बड़ी मशहूर है। बाद में लोग ये भी करते हैं कि इसको गर्म कर लेते हैं, तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 इसमें टूट भी जाता है। और जिनको सोडियम कार्बोनेट बनाने का शौक होता है, वॉशिंग सोडा, वो इससे वॉशिंग सोडा बना लेते हैं। तो बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जो बनाने की श्रद्धा हो आपकी, सब बनाएं, खुशी से नाचें और खूब गाएं। और ये अगर आप देखें तो एक तरह से, अरे राम, ये एक तरह से मैट्रिक्स है किसका? सॉल्वेज प्रोसेस का। हरे डब्बे के अंदर जो है वो प्रोसेस के हिस्सा है। ऊपर से क्या मांगता है? आपको नमक चाहिए, प्लस कोयला चाहिए जलाने के लिए, लाइमस्टोन चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट, और आपको प्रोडक्ट के रूप में मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड। और इस मेथड से पोटेशियम बाइकार्बोनेट नहीं बना सकते, क्योंकि पोटेशियम बाइकार्बोनेट हाईली सॉल्युबल होता है। तो खाली सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए ये प्रोसेस अच्छी है। फिर भी 100 वर्ष से ज्यादा से चल रही है, लोग पसंद करते हैं, एफिशिएंट प्रोसेस है। और चूंकि इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इंडस्ट्री में बहुत काम आती है। सॉल्वे महाराज ने जो है इस प्रोसेस को लाइसेंस करके काफी अच्छी कमाई भी करी थी। और वैज्ञानिक जो है अगर अच्छा धन कमा लेते हैं तो बेचारे साइंस में ही लगाते हैं। सॉल्वे ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पे कॉन्फ्रेंसेस करानी शुरू करी थी, जो आप ये बोर और आइंस्टीन और इनकी डिबेट्स और ये सब पढ़ते हैं, इसका एक अच्छा खासा अंश ऐसा है जो सॉल्वे कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कस करा गया था। थैंक्स टू मिस्टर सॉल्वे एंड थैंक्स टू द प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस। आइए अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं।
What are the raw materials used in the Solvay's process for the preparation of sodium carbonate? अब तो बता दो यार कि इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल थे? वेल, क्या इसमें सल्फ्यूरिक एसिड था? ना। क्या इसमें CO2 थी? ना। NaOH था? ना। नमक था, अमोनिया थी, कैल्शियम कार्बोनेट था। और अमोनिया भी रिसाइकिल हो रही है अगर आप देखें तो। ठीक है, हाँ ठीक है, जी लेंगे हम कैल्शियम कार्बोनेट तो था ही, नमक भी था, ये तो एसेंशियल थे, और अमोनिया भी बीच में आई जाती है, फाइन। ए बाकी सारी ऑप्शंस में बेहतर है, जी हाँ, ए बाकी सारी ऑप्शंस में बेहतर है। वैसे पानी भी चाहिए, लोग पानी को मुफ्त का मान लेते हैं, ठीक, ज्यादा एक्यूरेट होता अगर ऐसे लिखते, हमें नमक चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, और हमें कोक चाहिए या कोयला चाहिए। ये चार चीजें असली इंग्रेडिएंट हैं किसकी? सॉल्वे प्रोसेस की। Addition of sodium carbonate to the aqueous solution of an oxide produces CO2. अच्छा, this reaction indicates that अब Na2CO3 और इसमें कुछ मिलाया गया और CO2 निकल गई। ये क्या बताता है? ये बताता है कि कोई एसिड डाला है आपने, क्योंकि एसिड्स ही ये काम करते हैं जो कार्बोनेट से CO2 निकालते हैं। अच्छा, ऐसा है, जी हाँ। तो ऑक्साइड, अब इसमें आपने कोई ऑक्साइड डाला, तो जो ऑक्साइड डाला उससे जरूर एसिड बना है, तो ये कैसा ऑक्साइड है? ये एक एसिडिक ऑक्साइड होगा। अच्छा, तो ऑक्साइड इज बेसिक नहीं, न्यूट्रल नहीं, मेटल ऑक्साइड है शायद, पता नहीं, नॉन मेटल, ये नॉन मेटल ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स तो गारंटीड एसिडिक होते ही होते हैं। मेटल के ऑक्साइड्स मे बी एसिडिक, मे नॉट बी एसिडिक, रेयर केसेस में एसिडिक होते हैं, अदरवाइज अधिकांश बेसिक होते हैं। ठीक ठीक है। Which of the following is true for both beryllium and aluminium? Option A forms oxide layer to prevent further oxidation. कैसा करते हैं? हाँ, दोनों रिएक्टिव मेटल्स हैं, बेरिलियम भी और एल्यूमिनियम भी, दोनों में डायगोनल रिलेशनशिप है, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। एल्यूमिनियम तो आपने कॉमन लाइफ में देखा होगा, प्रेशर कुकर हैं, दूसरे बर्तन एल्यूमिनियम के यूज होते हैं। इतना रिएक्टिव मेटल एल्यूमिनियम, इसके बावजूद ये सब कैसे हो जाता है? हो जाता है जी। कैसे हो जाता है? इसका रहस्य ये है बच्चों कि एल्यूमिनियम के ऊपर जब ऑक्सीडेशन होता है तो Al2O3 की एक लेयर चिपक जाती है जो उसकी रक्षा कर देती है, एल्यूमिनियम को आगे ऑक्सीजन के संपर्क में आने ही नहीं देती और आगे ऑक्सीडाइज होने नहीं देती। और ठीक यही लक्षण है बेरिलियम का भी। तो ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। बी forms chlorine bridged structures in vapor phase, BeCl2। ये होता है BeCl2 और ये डाइमराइज कर जाते हैं गैस फेज में। और AlCl3 ये भी डाइमराइज कर जाते हैं वेपर फेज में। बिल्कुल, तो ये भी सही बात है। They have strong tendencies to form complexes, D ब्लॉक या F ब्लॉक जितनी नहीं, पर फिर भी हाँ, अपने खानदान में देखें तो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पोलराइजिंग पावर अच्छी है तो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, मना नहीं करते। दैट तरीके ऑल ऑफ अबव, जी बिल्कुल, ऑल ऑफ अबव, डी इज द आंसर, यस इंडीड, डी इज द आंसर। एम्फोट्रिक कौन है रे? बेरिलियम है। कैसे? एम्फोट्रिक देखो, ये तो बेसिक है, और सेकंड खानदान में बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप बढ़ जाती है, तो नीचे जाएंगे तो बेसिक और बढ़ते जाएंगे। तो हमें तो वो चाहिए, एम्फोट्रिक कौन होता है जो कुछ कुछ बेसिक कुछ कुछ एसिडिक हो। अब मेटल्स के खानदान में जब सारे के सारे बेसिक हैं, तो मोस्ट एसिडिक के एम्फोट्रिक होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वही लीस्ट बेसिक है, वही एम्फोट्रिक है, वो बेरिलियम है। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोट्रिक, सच है। द कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन आर, बोरॉन के कंपाउंड कैसे होते हैं? बोरॉन +3 बहुत छोटू और पागलों की तरह पोलराइजिंग पावर वाला, हाईली पोलराइजिंग होता है। इसके चक्कर में इसके कंपाउंड्स मोस्टली कोवलेंट ही होते हैं। यस, क्रिस्टलाइन, गैस वैस भी बनते हैं तो गैसें तो क्या खा क्रिस्टलाइन होंगी, लेकिन हाँ कोवलेंट होते हैं। इज बी द आंसर? यस, बोथ ए एंड बी तो हो ही नहीं सकते। क्यों? या तो मोस्टली आयनिक होंगे, मोस्टली कोवलेंट होंगे, मोस्टली दोनों थोड़े हो जाएंगे, नॉनसेंस। बी इज द आंसर। ठीक है। Which one of the following is an isotope of boron? टोपी किसमें पहनी है बोरॉन ने? देखिए,
बोरॉन 11, बोरॉन 12, बोरॉन 13। वैसे बोरॉन 11 सबसे पॉपुलर है, 10.8 एवरेज एटॉमिक मास होता है बोरॉन का। बोरॉन 9 और बोरॉन 11 प्रकृति में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और मैक्सिमम पाया जाता है बोरॉन 11। तो यस, बी इज डेफिनेटली एन आंसर। बोरॉन इज एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, सच बात है। ऐसा क्यों होता है? कोवलेंट बॉन्ड्स बड़े अच्छे बनते हैं, है ना। तो स्ट्रॉन्ग वॉन्ड वॉल्स फोर्सेस बिटवीन एटम्स, एटम्स के बीच में वॉन्ड वॉल्स फोर्स नहीं होते, बॉन्डिंग फोर्सेस होते हैं। ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस, आयनिक क्रिस्टल्स नहीं होते। एलोट्रॉपी कोई रीजन नहीं है। घटिया क्वेश्चन है। बी सारी ऑप्शन में से बेहतर है, पर एक्चुअली क्या होता है, बोरॉन के एटम्स छोटे होते हैं, बोरॉन बोरॉन बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है और क्लस्टर बॉन्डिंग हो जाती है बोरॉन में। मतलब इसके चलते बोरॉन के जो मेल्टिंग पॉइंट है बड़ा कठोर हो जाता है बोरॉन, और मेल्टिंग पॉइंट भी उसका हाई हो जाता है। ऐसा है। Aqueous solution of borax reacts with 2 moles of acid. This is because, आगे बड़े बच्चों से थोड़ा सा बोरैक्स का हाल जान लेते हैं। बोरैक्स होता क्या है? बोरैक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2। कितना गंदा फॉर्मूला है। मैं अक्सर उसमें क्या Na4B2O7 लिख जाता था जब मैं आपके बराबर था। फिर मैंने एक छोटी सी चीज याद करी, असेंडिंग ऑर्डर है, 2 से बड़ा, 4 से बड़ा, 7 से बड़ा, 10। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस ऐसे हो जाता है। एंड 2 के बाद 4, ये तो याद रखना पड़ता है। फिर 4 + 3 7, 7 + 3 10, जैसे आप याद रखो। ये बोरैक्स का फॉर्मूला है। मुद्दे की बात, स्ट्रक्चर कैसा होता है? BB, 4 बोरॉन रखो, उनको O, अच्छा चारों बोरॉन में एक एक OH लगा दो, OH, OH, OH और OH। अच्छा, और फिर O, 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 O ऐसे जोड़ दो और बीच में एक ब्रिज बना दो O का। बस ये जो है, ये स्ट्रक्चर आ गया किसका? बोरैक्स के एनायन का। ये है Na+ होल ट्वाइस B2O5OH होल 4 2-, ऐसे मानना चाहिए, डॉट 8 पानी। ये असली फॉर्मूला है बोरैक्स का, जिससे आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हो। आपको आना चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। और बोरैक्स का सबसे खास रिएक्शन जो है ना, Na2B4O7.10H2, जब आप इसको पानी में मिलाओगे तो आप देखोगे ये बनाता है NaOH प्लस बोरिक एसिड। ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, ऐसे अच्छी बात है। तो अब क्योंकि ये सॉल्यूशन अल्कलाइन बनाता है, थोड़ा NaOH छोड़ देता है, बोरिक एसिड तो अति लल्लू एसिड है, तो इट रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ एसिड। तो आप देखो इसको 2 मोल, अगर 2H+ डालोगे तो 2 NaOH खा जाएगा। तो आपको 4 टाइम्स H3BO3 प्लस 2 टाइम्स H2O प्लस 2Na+ ऐसे मिल जाएगा। तो आपको 4 मोल भाई मिलेंगे बोरिक एसिड के। ना 1 मोल ईच ऑफ बोरिक एसिड, ना 2 मोल्स ऑफ NaOH एंड 4 मोल्स ऑफ बोरिक एसिड। हाँ, यस, डी इज द आंसर। यस, क्यों? बोरिक एसिड तो एसिड से रिएक्ट करेगा नहीं, एसिड एसिड रिएक्ट नहीं करते, बेस करता है, तो NaOH रिएक्ट करेगा एसिड से। इज डी द आंसर? यस, डी इज द आंसर। डाइबोरेन reacts independently with O2 and पानी to produce O2 में डाइबोरेन जल उठेगी। हाइड्रोकार्बन क्या बनाते हैं? CO2H2O। तो डाइबोरेन क्या बनाएगी? हाइड्रोजन H2O बनाएगी और बोरॉन B2O3। तो B2O3 और पानी बनाएगी O2 के साथ। और अगर इसी की हाइड्रोलिसिस कर दी जाए तो ये बनाएगी बोरिक एसिड और साथ में हाइड्रोजन। ऐसा बनता है। तो एक बार B2O3 बनता है, एक बार H3BO3, एक में पानी बनता है तो एक में हाइड्रोजन। तो B2O3 ठीक है और बोरिक एसिड ठीक है। इज ए द करेक्ट आंसर? यस इंडीड, ए इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ग्रुप 14 में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? क्या आपको पता है कि ग्रेफाइट और डायमंड का पूरे ब्रह्मांड में जितने एलिमेंट्स इंसानों को ज्ञात है उनमें सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट है 4100 डिग्री सेल्सियस। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, बिल्कुल। तो कार्बन सरताज है, कार्बन कम होना तो स्वीकार ही नहीं है। तो C, B और D ऑप्शन तो आउट हो गए। ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। और लेड तो सबसे इजीली मेल्ट हो जाती है। जी हाँ,
इज सी द आंसर? यस, सी इज द आंसर। ठीक है। टिन और लेड दोनों बहुत इजी मेल्टिंग लिक्विड्स हैं वैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ हैलोजेंस अंडर सुटेबल कंडीशंस? हैलोजन से कौन रिएक्ट नहीं करता सीधे? सिलिकॉन SiCl4 बनाता है, जर्मेनियम GeCl4 बनाता है, लेड भी PbCl3 और PbCl4 बना लेती है। कार्बन इतने मजे से रिएक्ट नहीं करता। नो क्विक रिएक्शन। तो कोयलों का रिएक्शन नहीं होता मजे से डायरेक्ट हैलोजेंस के साथ। क्यों? है कार्बन खुद बड़ा स्टेबल होता है, पॉलीमराइज कर जाता है, तो वो कहता है हटाओ, बॉन्ड तोड़ने नहीं, अपने को बनाने नहीं किसी और से, इसलिए ऐसा करता है। ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ग्रेफाइट। ए, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट। जी हाँ, ग्रेफाइट का पाउडर बड़ा चिकना हो जाता है, तो उसको हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट के तौर पर यूज किया जाता है। सच है। Each carbon atom in hexagonal ring makes 4 sigma bonds with neighboring carbon atoms। ये गलत बात है। 3 सिग्मा बनते हैं, ग्रेफाइट में एक पाई बॉन्ड बनता है, sp2 होता है। Electrons are immobile and localized over the whole sheet। ना, electrons are highly delocalized over the whole sheet। गलत बात है। A is the answer, A is the only answer of graphite। गलत बातें बोली जा रही थी पहले। Which of the following pair consists of only network solid? जिसमें एक्सटेंसिव इन्फिनिट नेटवर्क हो कोवलेंट बॉन्ड्स का, कौन सा है ये? CO2 छोटा सा मॉलिक्यूल है, CO छोटा सा मॉलिक्यूल है, ग्रेफाइट हाँ पॉलीमरिक नेटवर्क है, डायमंड यस उसमें भी पॉलीमरिक नेटवर्क है। तो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों के दोनों ही नेटवर्क सॉलिड्स हैं और इसीलिए इनका इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मत भूलना। राइट राइट। द फॉर्म ऑफ सिलिका यूज्ड एज पीजियोइलेक्ट्रिक मटेरियल इज क्वार्ट्ज। कैसे पता? तो याद है ना? पीजोइलेक्ट्रिक क्या होता है? अगर इसमें क्रिस्टल के एक प्लेन पर आप प्रेशर लगाओ तो दूसरे प्लेन में आप देखोगे एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है। ये चीज पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल कहलाती है, बड़ी खास है, क्वार्ट्ज करता है ऐसे काम, गजब है। ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ साइक्लिक सिलिकेट इन विच 6 टेट्राहेड्रा आर अरेंज्ड साइक्लिकली इज। किसी भी साइक्लिक सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला होता है SiO3 n टाइम्स। ऑल साइक्लिक सिलिकेट्स इस फॉर्मूले में आते हैं। 6 हैं तो 6 हो जाएगा Si6O18 -12। अरे ये तो ए ही हो गया। जी हां, और ये सही हो गया। ए इज द आंसर, यस इंडीड। सिलिकॉन्स हैव जनरल फॉर्मूला। सिलिकॉन्स क्या हैं? सिलिकॉन्स हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर्स हैं। ये इसमें रिपीटेड साइन ओ साइन ओ साइन इस तरह से जो है बॉन्ड्स बनते हैं और यहां पर अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। सी इज द आंसर, यस अल्काइल ग्रुप सी में ही है, सी इज द आंसर। ये ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर्स हैं, ऑर्गेनिक ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर। वाटर सॉफ्टनर के तौर पे कठोर जल को नर्म बनाने के लिए, अच्छा या हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए क्या काम में आता है? एल्यूमिनियम बोरेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन्स या क्लोरोसिलेन्स। क्लोरोसिलेन्स के हाइड्रोलिसिस से बनते हैं सिलिकॉन। इन दोनों का पानी की सॉफ्टनिंग से कोई लेना देना नहीं है। सिलिकॉन्स तो वाटर रिपेलेंट होते हैं, पानी को दूर भगा देते हैं। अब जहां तक रही बात एल्यूमिनियम बोरेट या एल्यूमिनियम सिलिकेट की, तो ले देकर यही है। हार्ड वाटर कहते किससे हैं? जिसमें है कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन, ये होता है हार्ड वाटर। तो अगर कोई कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयंस को हटा ले, अच्छा, और एल्यूमिनियम सिलिकेट जियोलाइट्स या इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो बिल्कुल ये काम कर सकती हैं, वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर सकती हैं, कर सकती हैं बिल्कुल। The hydration energy of alkaline earth metal ions is higher than that of alkali metal ions। सच है, ऐसा होता है, क्योंकि चार्ज डबल होता है इसलिए। So MgCl2.xH2O and CaCl2.xH2O can exist। ठीक है। What is the value of X? 6 होते हैं, ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री होती है, 6 is usually the answer। ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है।
Solid phosphorus PCl5 contains a cation and an anion. सच है। कैसे? PCl5 जो सॉलिड होता है उसमें आपको पता होगा, तो नहीं तो मैं बताता हूं, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस ऐसे टूट जाता है। The number of chlorine atoms present in 1 unit of cation is 4. 4 is the answer. Yes, 4 is the answer. Oxygen is a gas while others are solids, and sulfur, selenium, tellurium exist as staggered rings in normal conditions. ठीक है। How many numbers of pratoms are present in one ring? सेलिनियम टेलिरियम न पता हो आपको, पर सल्फर तो पता होगा। S8 क्राउन स्ट्रक्चर बनाता है ऐसा, और बढ़िया रिंग्स होते हैं इसके। S2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। दिस इज what we get 1 2 3 4 5 6 7 8. This is the classical puckered ring structure of sulfur or the crown structure of sulfur. इतनी ही थी बच्चों आज की बातें, और काफी है आज की मुलाकातें। जिस तरह से प्यार से हमने ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, रिवाइज करे, देखे पूरी भव्यता और सुंदरता के साथ,